नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। दरअसल अभी पिछले दिनों मैं कथा समीक्षा के सिलसिले में गोवा में था और गोवा इस देश का सबसे बड़ा पर्यटक स्थल है जहाँ पे देश विदेश से बहुत सारे सैलानी आते हैं। और जो सैलानी आते हैं वो निश्चित रूप से मौज मस्ती के मूड में होते हैं। समुद्र किनारे जाते हैं, नहाते हैं, इंजॉय करते हैं। कोई फैमिली के साथ होता है, कोई अकेला होता है। बहुत सारे सैलानी वहाँ पर आके 3-3, 4-4 महीने रहते हैं क्योंकि विदेशों की तुलना में गोवा सस्ता है। तो सामान्यतः लोगों के मन में ऐसी धारणा बनती, जो लोग बाहर से गोवा में जाते हैं और 2-4 दिन रहते हैं, मौज मस्ती करते हैं, कि गोवा जो है मौज मस्ती की जगह है, जहाँ लोग जो है बहुत मौज मस्ती में रहते हैं। लोग ज़्यादा शराब का सेवन करते हैं और लोग बहुत सुखी हैं। पर जब वहाँ के लोगों से बातचीत होती है और जब आप वहाँ ठहर कर गोवा के जनजीवन को देखते हैं तो आपको लगता है कि गोवा वैसा नहीं है जैसा गोवा के बारे में एक आम धारणा है। तो अभी जब मैं वहाँ पर कथा समीक्षा के सिलसिले में 10 के सिलसिले में गोवा में था, तो मुझे वहाँ पर जब कथा समीक्षा 10 का उद्घाटन करने के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित दामोदर माऊजी जो हैं, वो जब वहाँ आए और उन्होंने जब अपना अध्यक्षीय वक्तव्य दिया तो उन्होंने जो बात कही वो थोड़ी चौंकाने वाली थी। उन्होंने कहा कि गोवा सिर्फ वह नहीं है जो यहाँ आने वाले पर्यटक समझते हैं। यह दुख की बात है कि इसे हम सिर्फ मौज मस्ती की उन्मुख दुनिया के रूप में देखते हैं। गोवा को उसके पर्यटक छवि से अलग देखा जाना चाहिए, लेकिन गोवा में आम लोगों का जीवन संघर्ष जो है वो दिल्ली या बिहार के लोगों से के जीवन संघर्ष से भिन्न नहीं है। तो ये बात जब दामोदर जी ने कही और उन्होंने साहित्य को लेकर बहुत सारी बातें की, बहुत सारी गंभीर चीज़ों की ओर इशारा किया, और इसी तरह की बात जो कला संस्कृति के संचालक हैं वेलिप जी, उन्होंने भी गोवा के बारे में लोगों से कहा। और उन्होंने ये कहा कि ये अच्छी बात है कि बहुत सारे साहित्यकार देश भर से आए हैं और वो यहाँ पर रुक कर गोवा को देख रहे हैं। तो गोवा के बारे में जो एक आम धारणा है, गोवा में भी उसी तरह का संघर्ष है, उसी तरह का जीवन है जैसा कि बाकी जगह है। तो निश्चित रूप से गोवा में जो लेखक गए, कहानीकार गए, वो गोवा को एक अलग दृष्टि से, जैसा कि दामोदर माऊजी ने कहा है, कि उस तरह से लोगों को उसको देखेंगे। तो यहाँ पर 3 दिन का कथा समीक्षा का आयोजन हुआ। इस आयोजन में देश के प्रख्यात लेखक, कवि, कथाकार शामिल हुए। नाट्य लेखक, आलोचक ऋषिकेश सुलभ जो हैं वो पटना से आए, सत्यनारायण जी जोधपुर से आए, योगेंद्र आहूजा दिल्ली से पहुँचे, भालचंद जोशी दिल्ली से पहुँचे, ओमा शर्मा भी दिल्ली से आए, आनंद हरसुल रायपुर से आए, सुभाष मिश्रा जो मैं खुद भी हूँ, मैं भी वहाँ पहुँचा, राम कुमार तिवारी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आए, उषा दसोरा जो है जयपुर से आई कहानीकार, आलोचक संपा साहब भोपाल से पहुंची, जयप्रकाश जो बड़े आलोचक हैं वो दुर्ग से आए, और इसके अलावा मुंबई से अक्षत पाठक जो हैं वो पहुंचे, ट्विंकल रक्षिता कहानीकार हैं वो गया से आई, और ऋषिकेश सुलभ जो तो उन्होंने अपना वक्तव्य भी दिया, पर कथा देश के संपादक हरिनारायण जो हैं वो भी इस आयोजन में उपस्थित रहे। इसके अलावा गोवा विश्वविद्यालय के लोग, गोवा के साहित्यकार भी इस कार्यक्रम में आए। इस कार्यक्रम में जो चयनित कहानियाँ थी उन पर बातचीत हुई। तो पिता और प्रेमी निर्मल वर्मा की कहानी पे योगेंद्र आहूजा ने अपनी बात रखी, शैलेश मटियानी की कहानी अर्धांगिनी पे जयप्रकाश ने अपनी बात रखी, मैं तुम्हें बता नहीं सकता था यून फास्को की कहानी पर आनंद हरसुल ने अपनी बात कही, डार्लिंग जो चेखव की कहानी उस पर रामकुमार तिवारी ने कही, मोहब्बत जो जगदम्बा प्रसाद दीक्षित की कहानी इस पर सत्यनारायण ने अपनी बात रखी, आकाश दीप पर जो कि जयशंकर की कहानी है उषा दसोरा ने अपनी बात रखी, ईडा इवान दुनीन की जो कहानी है उस पर ओमा शर्मा ने कहा, लाली के लिए सैयद मुस्तफ़ा सिराज की कहानी, इसको भालचंद जोशी ने चयनित किया था और इस पर उन्होंने अपनी बात कही, हमारे शहर की भावी लोक कथा रघुनंदन त्रिवेदी की कहानी, इस पर ट्विंकल रक्षिता ने अपनी बात रखी, ईश्वर का द्वंद्व मनोज रूपड़ा की कहानी है, इसको सुभाष मिश्रा ने चयनित किया, इन्होंने अपनी बात रखी, ईसाबेल अलेंदे की 2 शब्द जो कहानी, इस पर संपा शाह ने अपनी बात रखी, शुभम सुमित की कहानी जादूगर है, इस पर अक्षत पाठक ने अपनी बात रखी,
और फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी पर, रसप्रिया पे ऋषिकेश सुलभ ने अपनी बात रखी। तो ये कहानियों का चयन कहानीकारों ने किया और इन्होंने अपनी अपनी बात रखी। तो इसमें कुछ चुनिंदे कहानीकारों ने क्या कुछ कहा, चलिए हम उनसे ही इन कहानियों पर सुनते हैं। प्रेम पर बोलना एक बहुत ही, इसकी अभिव्यक्ति संभव नहीं। ये गूंगे के मुंह में गुड़ के स्वाद की तरह है। जैसे गूंगे को गुड़ खिलाइए, आपसे पूछिए कैसा लगा, तो वो नहीं बता सकता। तरह तरह के इशारे करेगा, लेकिन शायद वो मीठेपन को अपने इशारे में अभिव्यक्त कर पाना बहुत कठिन है। तो ये प्रेम का ये संकट है कि प्रेम को अभिव्यक्त कर पाना, और जितना साहित्य लिखा गया, पढ़ा गया या नया रचा जाएगा, या उसमें प्रेम को अभिव्यक्त करना सचमुच कठिन रहा है। आप देखिएगा तो ये बहुत कठिन काम रहा है। जब भी घृणा का, हिंसा का, युद्ध का समय होता है, प्रेम ही मनुष्य के काम आता है, और कुछ भी मनुष्य के काम नहीं आता। सिर्फ और सिर्फ प्रेम मनुष्य के काम आता है। तो प्रेम का ये महत्व है। और प्रेम सिर्फ वही नहीं है जो एक सामान्य अर्थ में हम लोग लेने के अभ्यस्त हो चुके हैं, स्त्री पुरुष के रिश्तों के बीच। वो तो है ही, वो एक आदिम मनुष्य की लालसा है, एक आदिम, उसमें उत्ताप्तता भी है, उसमें नमी भी है, सब कुछ है वहां। लेकिन सिर्फ वही नहीं है, इसके इतने शेड्स हैं, इतनी छवियां हैं। जीवन को अभिव्यक्त करने की, जीवन की जटिलताओं को, संश्लिष्टताओं को, जो जिस तरह प्रेम अभिव्यक्त करता है, मुझको नहीं लगता कि दूसरा भाव उसको उस तरह अभिव्यक्त करता हो। प्रेम एक ऐसा भाव है जो सबसे संश्लिष्ट भी है, और अभिव्यक्त कर जितना सहज है उतना ही संश्लिष्ट है, और उसकी अभिव्यक्ति तो बहुत ही संश्लिष्ट है। दुनिया के तमाम भाषाओं के लेखकों ने, कवियों ने इसकी व्याख्या करने की कोशिश की है, इसको रचने की कोशिश की है, अपनी रचनाओं के माध्यम से अपनी रचनात्मकता को समृद्ध करने के लिए प्रेम का पुनराविष्कार करने की कोशिश की है। जब हम पढ़ते हैं चीजों को तो पता चलता है। इसमें एक चीज सबसे ज्यादा जो मुझको लगता है कि सबसे ज्यादा जो चीज सामने आती है प्रेम में, वो मौन की बड़ी भूमिका है। मौन सर्वाधिक मुखर होता है प्रेम में। मुझे लगता है कि इतना हाहाकार, इतनी ऐसी तेज ध्वनि मौन की और कहीं नहीं होती जितनी प्रेम के भीतर होती है। ये आपको उदाहरण दूं तो रेणु की कहानी तीसरी कसम को माना जाता है एक दुर्लभ प्रेम कथा। उसमें कहीं हीरामन ये नहीं कहता है कि मैं प्रेम करता हूं, या मैं, न हीराबाई कहीं प्रेम करती है। क्या है दोनों के बीच? प्रेम में छूट जाना जो है एक ऐसी पीड़ा है, एक ऐसी अनुभूति है, एक ऐसा सुख या दुख है जो प्रेम को बहुत धनवान बनाता है, बहुत संपन्न बनाता है। और उस पूरी कहानी में आप देखेंगे कि छूट जाता है हीरामन का सब कुछ छूट जाता है, प्लेटफॉर्म पर खड़ा रह जाता है, हीराबाई चली जाती है। तो यह जो हीरामन का छूट जाना है, यह अपने आप में इतना मारक है, इतना आवेगमय है। तो ये जरूरी नहीं कि प्रेम की कहानी में 100 बार प्रेम की कविता में किया जाए। हमारी भाषा की जो श्रेष्ठ रचनात्मक प्रतिभाएं रही हैं, सब ने प्रेम पर लिखा है। कबीर ने लिखा है, तुलसी ने लिखा है, निराला ने लिखा है,
राम की शक्ति पूजा में जब पहली बार जानकी देखती है राम को, लतांतराल मिलन नैनों का नैनों से गोपन प्रिय संभाषण, ये पंक्ति आती है और मुझको लगता है कि इससे खूबसूरत, इससे सुंदर, इससे ज्यादा सांगीतिक और कौन सी पंक्ति हो सकती है भला। इसी तरह तुलसी के यहां पंक्तियां हैं, कबीर के यहां पंक्तियां हैं, सेज हमारी स्यंध भई है जब सोऊं तब खाए, अब बिरह की ओदी लाकड़ी सुपचे और धुधुआए। मेरी सेज जो है सो सिंह बन गई, जब सोना होता है तब ये सिंह खाता है मुझे, और विरह की जो गीली लकड़ी है वो सुकुचे और धुधुआए, वो धुधुआ रही है, जल रही है और धुधुआ भी रही है। यह विरल अभिव्यक्ति है प्रेम की। इसी तरह रविन्द्रनाथ टैगोर ने, आप जब पढ़ेंगे गीतांजलि या उनकी अन्य रचनाएं, उनके नाटक खास तौर पर, तो या कविताओं में आप देखेंगे कि कहानियों में भी है, उपन्यास में भी है, कई दुर्लभ क्षण आते हैं। एक नाटक है जिसका रूपांतरण मैंने किया, कहानी है जिसका रूपांतरण मैंने किया था। उस कहानी में की नायिका अद्भुत है कि पूरा का पूरा समुद्र जो है सोने के रंग में, सोने में बदल जाता, पिघले हुए सोने में बदल जाता है। उस समुद्र में, पिघले हुए सोने के समुद्र में चांदी की नाव पर उसका प्रेमी आ रहा है। उसको लगता कहीं कुछ नहीं है, खड़ी है, बेहद निराश, बेहद उदास, अपने पिता को खो चुकी है, अपनी बहन को खो चुकी है, एक मछुआरे के यहां पल रही है। और सिर्फ यह दृश्य कि उसका प्रेमी चांदी की नाव पर सोने के समुद्र में चांदी की नाव खेते हुए उस तक आ रहा है, उसको पूरे का पूरा जीवन जीने की शक्ति दे देता है। यह दृश्य मात्र, यह कल्पना मात्र। तो प्रेम को लेकर के हम लगातार ये सोचते रहते हैं कि जो पुराना है वही श्रेष्ठ है। ऐसा नहीं है। प्रेम में इतनी छवियां हैं, इतने शेड्स हैं, और हर रोज नई छवियां बन गई हैं, नए जीवनानुभव उसमें जुड़ रहे हैं। अभी का समय जो है, अभी के समय में जो जिस तरह की तकनीक है, दुनिया भर में हलचल है, जो शब्द बहुलता और दृश्य बहुलता का जो वातावरण है, इसमें प्रेम के रूप अलग है, इसमें प्रेम के शेड्स कुछ अलग ढंग से आपको मिलेंगे। ठीक वैसे ही नहीं मिलेंगे जैसे आज से 50 साल पहले मिल रहे हो। देखिए, मैं खुद कहानीकार हूँ, और कहानीकार होने के नाते कहानी तो लिखता ही हूँ, लेकिन कहानी पर भी पढ़ता हूँ, सोचता हूँ, कुछ मनन करता हूँ। तो मुझे इतना सारा पढ़ने के बाद मेरे एक नतीजे पर आ पहुँचा हूँ कि कहानी की व्याख्या करने की कोशिश मैं कभी नहीं करूँगा, क्योंकि व्याख्या करना मुश्किल भी है और मुझे नहीं लगता किसी के बस की बात है। फिर क्योंकि कहानी अब इतनी ऊंचाई तक पहुंची है, कभी उसको किसी व्याख्या में सीमित करना, बंधित करना मुझे पसंद भी नहीं है। कहानी के बारे में जब मैं सोचता हूँ तो कुछ 30-40 साल पहले हमारे एक कवि थे, डॉक्टर मनोहर राय सरदेसाई, बहुत बड़े कवि थे, एक फ्रेंच के स्कॉलर भी थे। और तो उन्होंने मुझे एक व्याख्या बताई थी कहानी कैसी होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा था, क्योंकि ये जो कथा समीक्षा का प्रोग्राम है वो कथा के ऊपर निर्भर है, तो मैं कहानी के बारे में बताऊंगा। तो उन्होंने कहा था कहानी कैसी होनी चाहिए, तो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा था कि कहानी सिगरेट जैसी होनी चाहिए। शायद आपने भी सुना होगा, मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, उन्होंने जो बताया मुझे वही मैं आपसे शेयर करना, साझा करना चाहूँगा। तो कहानी सिगरेट जैसी होनी चाहिए। सिगरेट कैसी होती है? सिगरेट जब पीते हैं तो जलाते ही जलनी चाहिए, यानी इट शुड स्टार्ट इमीडिएटली
टेक अप द फ्लेम एंड कैच द फ्लेम एंड स्टार्ट बर्निंग, तो झट से उसने जलना शुरू करना चाहिए। तो दूसरी बात है, तंबाकू स्वादिष्ट होना चाहिए। तंबाकू यानी द टोबैको शुड बी, द कंटेंट शुड बी गुड, द टोबैको हैज टू बी गुड इन नेचर। देन उसका जो सिगरेट जो रोल करते हैं हम, पहले तो गोवा में सिगरेट ऐसे पुड़ी मिलती थी तंबाकू की, और सिगरेट पेपर मिलता था, उसको रोल करके ओढ़ते थे, पीते थे। तो अभी जो सिगरेट मिलती है वो भी रोल करके आती है। तो जो रोल करते हैं वो टाइट, तंबाकू टाइट होना चाहिए अंदर। तो अगर वो सघन रहे तो ही सिगरेट की मजा ले सकते हैं। तो इसको कॉम्पैक्ट भी होनी चाहिए। उसके बाद वो कहते थे कि उसका जो सीलिंग होता है, जो गम लगा के उसको पेपर को टाइट मजबूत करते हैं, पैकिंग करते हैं, वो सिगरेट की पैकिंग जो है, सीलिंग जो है, वो भी अच्छी होनी चाहिए। तो अगर नहीं रही तो वो कुछ एयर, इट कैन पुल सम एयर फ्रॉम आउटसाइड, नथिंग फ्रॉम आउटसाइड शुड गो इन द सिगरेट। तो कहानी के बारे में आप ऐसे सुन सकते हैं। और धूम्रपान करते करते जो करता सिगरेट पीता है उसको मालूम नहीं पड़ना चाहिए। तो एकदम उसको जब सिगरेट उड़ते उड़ते सिगरेट का उसकी उंगली जल जाती है तभी उसको मालूम पड़ना है कहानी खत्म हुई है, तो सिगरेट खत्म हुई है। तो इस तरीके का वो उदाहरण उन्होंने दिया था जो मुझे आज याद आता है। यहाँ आप अगले 3 दिनों में कहानी पर बहस करेंगे। कहानी के चुनी गई कहानियाँ जो आपके पास हैं तो उन पे बहस होगी, उनका विश्लेषण करेंगे। तो मुझे लगता है कि विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी है, लेखक के लिए और पाठक के लिए भी, और समीक्षक जो आलोचक हैं उनके लिए भी। ऐसे करने से नए विचार उभर कर आते हैं कहानी के बारे में। कहानी के अंगों पर हम पाठक तो विचार करता ही है, आलोचक भी सोचता है, लेकिन जब बहस होती है तो नए नए रंग, नए नए अंग उभर कर आते हैं, दिखाई देते हैं। जो लेखक होता है वही कलाकार भी, वो कथाकार होता है लेकिन एक कलाकार होता है। तो उसमें जो कलाकार है वो उसको प्रेरित करता है। और व्हेन आई राइट ए स्टोरी आई ऑलवेज से आई डोंट राइट इट, द स्टोरी गेट्स रिटन फ्रॉम मी। तो इसीलिए जो कहानी में जो सिंबॉलिज्म आता है, जो प्रतिमा आते हैं, तो मेरे बुलाने पर, मेरे सोचने पर नहीं आते, वो कहानी की ज़रूरत होती है, डिमांड ऑफ द स्टोरी, दैट इज़ वाई इट अपियर्स देयर। तो मैंने ऐसा सोचा, इसके लिए मैं कहता हूँ जब विश्लेषण होता है, चाहे कहानी पर आप बहस करेंगे तो आपके अनेक जो कहानी के रंग हैं वो उभर कर आएंगे। कहानी के विविध अंग जो है, तो जो शायद कभी कभी ऐसा होता है जिसके बारे में खुद लेखक ने सोचा नहीं होता, लेकिन एक आलोचक होने के कारण, एक चर्चा के दौरान बहुत सारे नए विचार उभर कर आते हैं। तो जैसा आपने देखा कि कहानीकारों ने जो कहानी चयनित की थी उस पर अपनी बात उन्होंने रखी। क्योंकि ये पूरा कथा समीक्षा प्रेम कथाओं पर और प्रेम के अवधारणा पे केंद्रित था, इसलिए कहानियों में कहीं ना कहीं जो है प्रेम की कहानियों को चुना गया, प्रेम के अलग अलग रंगों को चुना गया। कथा समीक्षा जो है वो लगातार 9 बार पहले हो चुका है। तो ये कथा समीक्षा अलग अलग जगहों पर इसका आयोजन हुआ। ये छत्तीसगढ़ में सबसे पहले इसका आयोजन जो है सरगुजा से इसका की शुरुआत हुई 2016 में। उसके बाद बड़ौदा गुजरात, उसके बाद पुणे महाराष्ट्र, बारनवा पारा छत्तीसगढ़, सवाई माधोपुर राजस्थान, बरेली उत्तर प्रदेश, बस्तर छत्तीसगढ़, ओरछा मध्य प्रदेश, सिवरी नारायणपुर छत्तीसगढ़, कोरबा में ये हुआ। तो ये लगातार जो है 2016 से ये का सिलसिला जारी है, जिसमें कहानी के बहाने कहानी के स्वरूप, शिल्प, कथागत जो है विविधता, नवाचार पर इस पर बातचीत होती है। और इस बार की 3 दिन की बातचीत जो है 12, 13, 14 को गोवा में हुई। और गोवा सरकार के संस्कृति और कला विभाग के सहयोग से उसी के परिसर में ये आयोजन हुआ, जिसमें कि गोवा के लोग आए। तो गोवा को देखने का नज़रिया कैसा होगा, गोवा किस तरह से, गोवा में संघर्ष है, गोवा के स्थानीय लोगों को भी रोजगार की उतनी ही दिक्कत है जितनी कि बाकी लोगों को है। जो लोग मछली पालन से परंपरागत फिशरमैन थे, उनका दुख ये है कि अब किनारे की मछलियां भी बड़े मशीन से या बड़ी
जो लोग हैं वो पकड़ लेते हैं तो उनका संघर्ष भी उसी तरह का है। पर्यटक के क्षेत्र में भी बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई हैं, तो जो बहुत सारे टैक्सी वाले हैं उनका भी अपना संघर्ष है और वो भी उसी तरह जूझ रहे हैं। तो हम ये देखते हैं कि अगर हम जब कहते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, तो हमको ये भी समझना पड़ेगा कि जो लोग पर्यटन के लिए जाते हैं, मान लो जो कान्हा जाते हैं तो जो शेर देखते हैं, उनको शेर देखने के का आह्लाद इतना होता है, रोमांच इतना होता है कि वो वहाँ के संघर्ष को नहीं समझ सकते। इसी तरह जो लोग गोवा जाते हैं उनको ये लगता है कि गोवा में मौज मस्ती है, क्योंकि वो मौज मस्ती करने गए हैं। पर जो लोग वहाँ हैं, अगर एक टैक्सी वाला कहता है कि मुझे 2-2 दिन बाद नंबर आता है और मुझे 2 दिन बाद सवारी मिलती है, तो आप समझ सकते हैं कि वो किस तरह से जूझ रहा है। बहुत सारी की सरकारी योजना है जिससे थोड़ा बहुत लाभ उनको होता है, पर उनको भी ये लगता है कि सरकारें आती जाती रहती हैं, चुनाव के समय लोग आश्वासन देते हैं पर उसके बाद उस तरह से चीज़ें फलीभूत नहीं होती जैसा होना चाहिए। तो निश्चित रूप से हम देखते हैं कि हम जब एक पर्यटक के रूप में कहीं जाते हैं तो उसको देखने का हमारा एक नज़रिया होता है, पर हम जब एक कथाकार, कहानीकार, एक संवेदनशील मनुष्य के रूप में कहीं जाते हैं और जब वहाँ के लोगों से रूबरू होते हैं, वहाँ के आम जनजीवन से रूबरू होते हैं, तो हमको बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता चलती हैं जो सामान्यतः लोगों को मालूम नहीं होती। तो जो गोवा है वो निश्चित रूप से वहाँ पर भी काफ़ी पर्यटक आ रहे हैं। अब नया एयरपोर्ट बन के तैयार हो गया है, वो भी अब बड़े पैमाने पे चालू होने जा रहा है। तो गोवा में बहुत कुछ हुआ है, पर गोवा का संघर्ष अपनी जगह है। यही वजह है कि दामोदर जैसे साहित्यकारों को कहना पड़ता है कि जब यहाँ आएँ तो गोवा को उसी तरह से देखें। गोवा का संघर्ष भी बिहार के संघर्ष से कम नहीं है। तो ये कथा समीक्षा एक प्रकार से गोवा में होना, गोवा के जनजीवन को समझने का एक मौका था साहित्यकारों के सामने, और निश्चित रूप से आने वाले समय में गोवा का वो रूप भी देखने मिलेगा। एक और बात भी जो दामोदर जी ने कही थी वो बहुत बढ़िया बात थी कि उन्होंने कहा कि जब आप कहीं जाएं तो वहाँ की कहानियों को, जो वहाँ की कोंकणी में जो कहानी लिखी जा रही, साहित्य लिखा जा रहा है, उसको भी इस तरह के विमर्श में शामिल करें ताकि वहाँ जो कुछ लिखा जा रहा है उसके बारे में भी लोगों को पता चले। उन्होंने एक अच्छी बात कही कि एक कहानी को सिगरेट की तरह होनी चाहिए। सिगरेट से आशय उन्होंने उसको समझाया कि सिगरेट जो है, उन्हें भी किसी फ्रांसीसी राइटर ने बताया था कि सिगरेट की तरह इस तरह होना चाहिए कि जब आप सिगरेट को मुंह से लगाते हैं और जैसे ही जलाते हैं तो वो जल जाना चाहिए, उसका वो पहले ही बार में उसको जल जाना चाहिए, तब उसका आनंद आता है। जब आप उसका कस लें तो वो कस आपको बहुत भीतर तक आह्लादित करे, उस तरह से होना चाहिए। वो टाइट होनी चाहिए, लूज नहीं होनी चाहिए। और जब आप सिगरेट पी रहे हो तो जब आपकी उंगली जलने तक हो तब आपकी सिगरेट आपको बुझानी चाहिए। इसी तरह कहानी जब लगे कि बस अब ये ख़त्म होनी चाहिए, वहीं ख़त्म हो। तो इस तरह की बात उन्होंने कहानी को लेके कही। तो दामोदर माऊ जी या वेलिप जी, इन लोगों ने जिस तरह से जुड़कर, और गोवा के लोगों ने कथा समीक्षा में जिस तरह हिस्सेदारी की, और जिस तरह पूरे देश भर के साहित्यकार कहानी के लिए वहाँ प्रेम कहानी के लिए इकट्ठे हुए,